dear students, I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल। नाउ 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो बनाया गया था। एंड व्हेन दिस एक्ट इज़ मेड एक्चुअली, तो ब्रिटिश रिजिम जो है वो ब्रिटिश रिजिम दैट एक्चुअली कम्स टू एन एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इस एक्ट ने दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट बनाए जिसे हम इंडिया और पाकिस्तान ऐसे बोलते हैं। एंड ऑन 15 अगस्त 1947 वी, that is India, actually got our independence, and from that day we become a free country which can be constitute or which can be regulate their own governance throughout the territory of India. Now जब हम 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को हम अगर देखते हैं, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब देखते हैं तो उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ईदर यूनिटरी होता है या फिर फेडरल होता है। अभी जब यूनिटरी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो उसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर पावर इज सेंट्रलाइज। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इज सेंट्रलाइज and that power is concentrated in the hands of central government, whereas जहाँ तक हम फेडरल स्टेट की बात करते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इन दैट देयर इज ऑलवेज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो ये तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस को हम जब देखते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म इन दिस? नाउ फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का which is having a two sets of governments operate on the same group of people, and so federal state is one which under a central or federal government while it retains considerable amount of autonomy of its own. So जहाँ तक फेडरल या फेडरलिज्म की बात हम करते हैं तो ये ऐसे सिस्टम है गवर्नमेंट की कि जिसमें दो गवर्नमेंट काम करते हैं, एक सेंटर में काम करता है और दूसरा स्टेट में काम करता है, और दोनों को एक कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द सिस्टम, जिसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं या फेडरल स्टेट बोलते हैं। नाउ जहाँ तक फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। इट इज़ अ फंक्शनल कंसेप्ट एंड सो रादर दैन इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट इट इज़ नोन एज अ फंक्शनल कंसेप्ट। एंड सो इसका जो एम्फसाइज है वो एम्फसाइज जो होता है वो हमेशा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। दैट मे बी अ सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। ये सारे फैक्टर जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट इज के.सी. वियर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, a method of dividing power so that the general and regional governments are each within a sphere of coordinate and independent existence and not subordinate to one another। तो ये जो गवर्नमेंट हम फॉर्म करते हैं इसमें जो डिवीजन ऑफ पावर हम देखते हैं तो उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका होना चाहिए, एंड दे शुड एक्ट with each other, that nobody is subordinate to each other or nobody is subordinate to one another। इस मैनर में we are expecting that सेंटर और स्टेट ने in that polity, in that government काम करना चाहिए। एंड सो जहाँ हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द वेरी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसे मानते हैं, तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ द फेडरल एंड द स्टेट। अभी ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे से लीगली इंडिपेंडेंट है और सो दे आर वर्किंग इन देयर ओन स्पेयर and they are
independently working in that particular polity, and that is the very essential feature of that federalism what we are understanding. So independent भी वर्क करना है एंड एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेट होके भी वहाँ पे उनको काम करना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट और द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटी। अभी ये फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कुछ प्री कंडीशंस वहाँ पे होने ज़रूरी हैं, कुछ वहाँ पे प्री रिक्विजिट्स भी वहाँ पे होने चाहिए। वो प्री रिक्विजिट्स क्या है? तो पहला, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अ फेडरल प्रिंसिपल। सेकंड, desire among the state to have a federation. Third, that is federating unit must be equal and must have capacity to work together freely. Now willingness to yield to the authority of law. अभी ये जितने भी यूनिट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स हैं, they must have that intention, they must have that willingness that they are going to follow this mandate of law or the authority of the law. देयर शुड बी कॉमन नेशनल सेंटिमेंट, और इसके साथ ही वहाँ पे कॉमन नेशनल सेंटिमेंट का होना भी ज़रूरी है। तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें हम फेडरलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के इसेंशियल फीचर्स क्या क्या है? पहला, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। So distribution of power among the center and the state, that is the one of the essential feature of federal constitution. Second, in the federal constitution there is always a recognition of supremacy of the constitution. Then in the federal constitution there must be a written constitution. So constitution must be in a written format, जैसे अमेरिका का है या हमारा इंडिया का है, in that way. Rigidity also must be there. So it has to have a certain amount of rigidity, that it should be permanent document and the method of amendment has to be rigid. तो हमारे आर्टिकल 368 में जो मेथड ऑफ अमेंडमेंट है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत ही फॉर्मल रिजिड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है। देन ऑटोनॉमी ऑफ कोर्ट्स। नाउ जुडिशरी जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो जहाँ तक हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो इम्पार्शली अगर वो जुडिशरी रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी, तो ही वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ पे मेंटेन होगी। और इसके लिए जो जुडिशरी या जुडिशल ऑर्गन है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द इम्पार्शल इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंट होना वो वहाँ पे ज़रूरी है। देन ड्यूअल सिटीजनशिप, जो कि हम इन जनरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज इन अ ड्यूअल सिटीजनशिप। सो स्टेट का सिटीजनशिप अलग रहता है एंड सेंटर का सिटीजनशिप अलग रहता है। नाउ इसके साथ ही ड्यूअल पॉलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर। सो ड्यूअल पॉलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर ये भी एक इसेंशियल फीचर है जो फेडरलिज्म में हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इसके साथ ही टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या होते हैं? नाउ द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज इटसेल्फ अ डायनामिक कंसेप्ट एंड सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। तो पहला है कोऑर्डिनेट फेडरलिज्म, सो जहाँ पे नो सबऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स ओवर वन अनदर, सो ऑल आर एट पार एंड सो दोनों में दैट इज सेंटर में और स्टेट में कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो बोथ द यूनिट्स दैट इज द सेंटर एंड द स्टेट वर्क टुगेदर इन कोऑपरेशन, जैसे आर्टिकल 263 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या 262 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फेडरलिज्म, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एक अपर हैंड देते हैं एंड जो दूसरे जो स्टेट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उसको हम उतना पर्टिकुलर अपर हैंड नहीं देते हैं। तो दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फेडरलिज्म। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर यूनिट्स। तो ये टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, whether Indian constitution is a federal constitution.
नाउ इसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फीचर्स जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट किए हैं, बट एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉजेस करता है। तो जहाँ तक डिवीजन ऑफ पावर की बात हम करते हैं तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फेडरल फीचर, या फिर सेंटर एंड स्टेट में वहाँ पे पावर डिवाइडेड है, दोनों अपने अपने स्पेयर में काम करते हैं, एंड दैट वी आर हैविंग द वेरी फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। हावेवर दूसरे भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं या फीचर्स हैं जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग तरीके से देख सकते हैं। तो कुछ जूरिस्ट का मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नॉट प्योरली फेडरल एंड नॉट प्योरली यूनिटरी। सो कुछ जूरिस्ट मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, वेराज कुछ जूरिस्ट का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ डॉक्टर B.R. Ambedkar on 4th November 1949, when he was moving the draft of the constitution in the Constituent Assembly, he rightly said that the Indian constitution is a blend of federal as well as unitary features and avoids the weaknesses, that is two weaknesses of federal system, that is rigidity and legalism. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यूनिक मैनर में दोनों जो कंसेप्ट है दैट इज़ यूनिटरी एंड फेडरल, ये दोनों कंसेप्ट का एक यूनिक ब्लेंड है जिसमें हम क्वासी फेडरल इसे बोल सकते हैं। एंड सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टर्म एज अ फ्लेक्सिबल फेडरेशन। नाउ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट and confers more power to the central government rather than to the state government. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपर हैंड जो है इन टर्म्स ऑफ पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे इतना अपर हैंड नहीं मिला है। सपोज इमरजेंसी की प्रोविज़न है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यू आर हैविंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट वंस अ इमरजेंसी प्रोक्लेम your constitution turns down as a unitary constitution, and so this is the flexible federation what we are understanding. तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तो है लेकिन वो कैपेसिटी रखता है तो वो इमीडिएटली यूनिटरी बन सकता है इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, और इसी कारण हम इसे क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। So with this I hope the concept of federalism is very much clear with you all. So here I am stopping this video. Thank you very much for watching this video and keep watching my channel. Thank you very much. Thanks to all.